हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल का पहला पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल के 5 महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल के 10 महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो आपका 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जा करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है 1 सेकेंड, 100 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई 50 वाट का बल्ब है और वो बल्ब 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस बल्ब के द्वारा 1000 जूल ऊर्जा को खपत करने में कितना समय लगेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आप सभी कहेंगे कि सर बल्ब का शक्ति दिया हुआ है। बल्ब का शक्ति कितना है सर? तो सर 50 वाट दिया हुआ है क्वेश्चन में। बल्ब के द्वारा कितना ऊर्जा का खपत किया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर 1000 जूल दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इस 1000 जूल ऊर्जा को खपत करने में बल्ब को कितना समय लगेगा, यानी कि समय इक्वल टू वाट। ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। आप सबों को मालूम है कि पावर इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? तो आप सभी कहते हैं सर W/T होता है, यानी कि कार्य बटा समय होता है। और हम लोग शक्ति को परिभाषित भी करते हैं, डिफाइन भी करते हैं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप कोई काम करेंगे और आपके अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगा तो आप काम कर पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कार्य और ऊर्जा दोनों क्या होता है सर? समान होता है, इसका यूनिट समान होता है। और जनरली जो कार्य होता है वो हम लोग कहते हैं कि एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर पावर इक्वल टू हम ऊर्जा बटा समय लिख सकते हैं। पावर इक्वल टू ऊर्जा बटा समय लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि शक्ति का सबसे जो उपयुक्त फार्मूला होना चाहिए वो यही होता है। और हम सभी इसको डिफाइन भी करते हैं कि ऊर्जा व्यय की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। जो आप एनर्जी को ख़त्म करते हो वो किस दर से कर रहे हो, इसी को आप क्या कहते हैं सर? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तब आप कहेंगे कि सर अब तो समय आसानी से आ जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं सर पावर इक्वल टू ऊर्जा बाय समय भी लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में पावर कितना दिया हुआ है? 50 वाट। तो चलिए 50 वाट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर इक्वल्स टू ऊर्जा कितना खपत हो रही है? तो आप कहेंगे सर 1000 जूल ऊर्जा खपत हो रही है। आपसे समय पूछा जा रहा है। आप कहिएगा सर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये समय इंटू 50 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा। और जब हम लोग समय इक्वल्स टू की बात करेंगे तो आप कहिएगा सर 1000 अब बटा 50 हो जाएगा। जब आप यहाँ से समय निकालेंगे तो क्या कहेंगे सर 1000 बटा 50 हो जाएगा। ये जीरो कैंसिल और 20 पंचे 100, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर 20 सेकेंड। तो आप बताइए कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9 गुनी, 1/9 गुनी, 3 गुनी, 1/3 गुनी। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी कण का वेग उसके आरंभिक वेग का 1/3 कर दिया जाए तब उस कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? तो बिल्कुल ही आसानी से बनेगा। आपके क्वेश्चन में कण का आरंभिक वेग क्या है इसका जिक्र नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इतना कहा हुआ है कि यदि किसी कण का वेग उसके आरंभिक वेग का 1/3 कर दिया जाए तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी।
तो मेरे मित्र हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कण का आरंभिक वेग मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, तो v मान लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि माना कि कण का आरंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v है। हम लोगों ने कण का आरंभिक वेग कितना मान लिया सर, v मान लिया। अच्छा ये बताइए कि जब आपके कण का वेग v होगा तब उस कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर ये क्या पूछ रहे हैं, सर जब कण का वेग v हो तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। ध्यान दीजिए आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कण का वेग उसके आरंभिक वेग का 1/3 कर दिया जाए। यानी कि आरंभिक वेग अगर v है तो इसको अगर v गुना 1/3 कर दिया जाए, यानी कि v/3 कर दिया जाए, तब इस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। आप कहेंगे सर ये तो अब आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल बनना चाहिए। कण का वेग कितना दिया हुआ है, v/3। आपको पता है ke इक्वल टू क्या होता है सर, तो आप कहेंगे सर हाफ mv² होता है। आप यहाँ पे हाफ इंटू m और v² की जगह क्या लिखेंगे, तो v/3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हाफ इंटू m इंटू v²/9 आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे v²/9 है, तो क्या हम इसको 1/9 इंटू हाफ इंटू mv² लिख सकते हैं। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/9 को पहले लिख दिए और हाफ mv² को बाद में लिख दिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि सारा गुना में है। ध्यान दीजिए जब आप इसको इस तरह से अरेंज करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सर ये हाफ mv² तो हम लोगों ने कण का आरंभिक गतिज ऊर्जा निकाला था। ये हाफ mv² हम लोगों ने कण का आरंभिक गतिज ऊर्जा निकाला था, और आप यहाँ पे कह रहे कि 1/9 इंटू हाफ mv², यानी कि कण का जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा सर, 1/9 गुना हो जाएगा। कण का गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा सर, 1/9 गुना हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है सर, पहले आपका कण का आरंभिक वेग मान लिया मैंने कितना, v, फिर मैंने गतिज ऊर्जा निकाल दिया हाफ mv²। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इसी v को 1/3 कर दिया जाता है, यानी कि v/3 कर दिया जाता है। तो सर उसी v/3 को यहाँ पे रखा, जब आप स्क्वायर करेंगे तो v²/9 आएगा। इसको जब आप अरेंज करके 1/9 इंटू हाफ mv² लिखेंगे तो आप कहेंगे सर ये हाफ mv² कण का आरंभिक गतिज ऊर्जा है, यानी कि जब कण का वेग उसके आरंभिक वेग का 1/3 कर दिया जाएगा तब कण का जो गतिज ऊर्जा होगा वो उसके आरंभिक गतिज ऊर्जा का 1/9 गुना हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि प्रक्षेप के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रास आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, वही रहेगा 2 गुना हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी प्रक्षेप का वेग 2 गुना कर दिया जाए तब उसका अधिकतम रेंज क्या होगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे प्रक्षेप क्या है, यही चीज़ हम नहीं समझ पाए। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जा रही है। आपके क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जा रही है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हिंदी में हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। आप कहेंगे सर ये होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई वस्तु क्षैतिज तल से कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, या जब भी किसी वस्तु को क्षैतिज तल के साथ कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, तब इस प्रकार के गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। आप कहेंगे नहीं समझे, कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, y एक्सिस है, ये ऊपर की ओर बता रहा है, और ये क्या है आपका सर, x एक्सिस है जो क्षैतिज तल को बता रहा है। तो इसको सर हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि ये आपका x एक्सिस है और ये क्या है आपका y एक्सिस है। अभी जस्ट आपने क्या देखा सर, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो आपने देखा कि जब भी कोई वस्तु क्षैतिज तल के साथ
कोई कोण बनाते हुए ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, तब इस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ का ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से आप किसी वस्तु को कुछ ऐसे फेंक रहे हैं, ये सीधे आपका इस तरह से फॉल हो जा रहा है। मतलब क्या, ये यहाँ से ऊपर उठ रहा है और फिर यहाँ पे आकर के क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। तो आप इस प्रकार के गति को क्या कहेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे सर, इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। ध्यान में रखना है कि ये जो आप यहाँ पे हाइट देख रहे हैं सर, इसको हम लोग प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं, प्रोजेक्टाइल का हाइट कहते हैं। और जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को फेंका यानी कि जो आपका आरंभिक बिंदु है और जहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट गिरा यानी कि जो आपका फाइनल बिंदु है, तो इन दोनों बिंदु की बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को क्या कहा जाता है सर, प्रोजेक्टाइल का रेंज कहा जाता है, यानी कि परास कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप रेंज की बात करते हैं, परास की बात करते हैं, तब उसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ध्यान दीजिएगा कि जब आप किसी वस्तु को u वेग से फेंक रहे हैं तब उसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल का यानी कि प्रक्षेप का जो वेग है उसको दोगुना कर दिया जाए तब रेंज क्या होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ u इक्वल टू 2u, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल का वेग है उसको क्या कर दिए हैं सर, दोगुना कर दिए हैं, तब आपसे पूछा जा रहा है कि r इक्वल टू व्हाट। बताइए बनेगा या नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे रेंज का फार्मूला बता दिया है क्या, तो सर r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ध्यान दीजिए u स्क्वायर के जगह हम क्या करेंगे, तो सर 2u का स्क्वायर करेंगे। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं सर r इक्वल टू 2u स्क्वायर, सॉरी आप यहाँ पे 2u का स्क्वायर करेंगे साइन 2 थीटा अब बाई जी कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा 4 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ध्यान दीजिए आप 4 इंटू आर लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि अभी जस्ट आपने देखा है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यहाँ भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आप क्या कहेंगे सर कि जब प्रक्षेप का वेग 2 गुना हो जाएगा तब उसका परास क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 ग्राम, 2.0 ग्राम, 6.0 ग्राम, 0.6 ग्राम। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे ये बनेगा कैसे, तो भाई मेरे ज़रा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल का कितना द्रव्यमान होता है ये चीज़ पता चल जाए तो ये सवाल ना बनेगा। आप कहिएगा सर बिल्कुल बनेगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे किसी भी तत्व या किसी परमाणु के 1 मोल के द्रव्यमान की बात करा जाए तो किसी भी तत्व या किसी परमाणु का जो 1 मोल का द्रव्यमान होगा वो उस तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा। यानी कि अगर आप बात करेंगे हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान की तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो भाई मेरे आप ये कह सकते हैं क्या कि सर 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 ग्राम होता है। हमसे पूछा जा रहा है 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो बिल्कुल 0.6 × 1 हो जाएगा।
तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 0.6 ग्राम हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में वाटर के कितने अणु उपस्थित होते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद रखना होगा और ध्यान में रखिएगा कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर CuSO4 5H2O होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, CuSO4 5H2O। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पानी के कितने मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप सभी कहेंगे सर 5 मॉलिक्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु उपस्थित हैं। ध्यान रखिएगा, आपको जल के अणु से संबंधित ही एक और सवाल पूछा जाता है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। यानी कि जिसको आप धोवन सोडा बोलते हैं, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि धोवन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। आप कह सकते हैं कि सर वाशिंग सोडा के यानी कि धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो सर 10 अणु उपस्थित होते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के पेपर में आए हुए हैं, तो आप इसका खास ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणविक भार कितना है। जी हाँ, बिल्कुल ही आसान सा सवाल पूछा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि कोई तत्व है, उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो सर प्रोटॉन की संख्या 10 है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो सर न्यूट्रॉन की संख्या 12 दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस परमाणु का परमाणु भार कितना होगा, यानी कि एटॉमिक मास कितना होगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या जो परमाणु भार होता है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सर ए इक्वल टू हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पढ़ते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि सर किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है, वो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या का योग होता है। या हम लोग पढ़ते हैं सर फॉर्मूला के रूप में A इक्वल्स टू P प्लस N, जहाँ पे P क्या है सर प्रोटॉन की संख्या, N क्या है सर न्यूट्रॉन की संख्या। ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन में प्रोटॉन की संख्या कितना है सर 10 है और न्यूट्रॉन की संख्या कितना है सर 12। तो आप कहेंगे सर ये 10 प्लस 12 हो जाएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस परमाणु का परमाणु भार कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर 22 ग्राम होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 17, 18, 20, 15। क्या होगा इसका आंसर। आपके क्वेश्चन में डाटा क्या दिया हुआ है, तो सर तत्व का परमाणु भार दिया हुआ है कितना सर 35, और इस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सर 18। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, यानी कि P इक्वल्स टू वाट।
अगर आपके पास इसका सही कंसेप्ट मालूम है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, और अगर नहीं मालूम है तो आप सभी के माइंड में a = p+n वाला फार्मूला ज़रूर चल रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके इस फार्मूला से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये फार्मूला आपका तब लागू होता जब आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ रहता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ रहता और परमाणु भार दिया ही गया है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया ही नहीं गया है। तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? बिल्कुल ही आसान तरीका से बनेगा। थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा मेरे मित्र। जब आप बात करते हैं किसी भी तत्व के परमाणु संख्या की तो आप क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं सर किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो गुरुजी Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी कि आप सभी कहते हैं सर Z = नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। Z = क्या होता है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। मेरे मित्र, आपको ये भी मालूम है कि परमाणु जो होते हैं वो विद्युततः उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश रहता है और प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है। चूँकि परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं इसीलिए किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बराबर होता है। तो आप जो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर Z = नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, चूँकि परमाणु विद्युततः उदासीन होता है इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होगा? तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं सर Z = P = E होता है। और आप इस फॉर्मूला को याद भी करते होंगे। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर किसी तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन है इस बात का जानकारी आपके पास है तो आप ये कह सकते हैं कि सर उस तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन भी होगा। कंसेप्ट आपका बस यही एक लाइन है। आपके क्वेश्चन में तत्व का परमाणु भार दिया हुआ है, उस तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी तत्व का जो प्रोटॉन संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। चूँकि इस तत्व में 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? सर 18 हो जाएगी। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल और आप सभी इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ये चीज़ आपको बताना है। भाई मेरे, आपके क्वेश्चन में R1 कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर 9 ओम दिया हुआ है। R2 कितना दिया हुआ है? तो सर R2 4 ओम दिया हुआ है। और R3 कितना दिया हुआ है? तो सर 12 ओम दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जब इन सारे प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, किस में जोड़ दिया जाए सर? पैरेलल फॉर्म में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आप सभी कहेंगे सर जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध यानी कि 1/Rp = हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। या हम ये भी कह सकते हैं सर 1/Rp = हो जाएगा 1/R1 का वैल्यू कितना है? 9 ओम, तो यहाँ पे हम लोग 9 रखते हैं। R2 का वैल्यू कितना है? 4, तो 1/4। R3 का वैल्यू कितना है? 12 ओम, तो ये हो जाएगा सर 1/12। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। और आंसर कितना आएगा ये चीज़ आपको नीचे कमेंट करके बताना है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है तो कण का द्रव्यमान होगा। बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है। यहाँ पे जब गतिशील कण की ऊर्जा 125 जूल कही जा रही है इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु के गति के चलते जो उसमें ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार जिस कण की बात की जा रही है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है? तो आप सभी कहेंगे कि सर उसकी गतिज ऊर्जा 125 जूल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि इस कण का वेग कितना दिया हुआ है?
तो आपके क्वेश्चन में कण का वेग 5 मीटर पर सेकेंड मेंशन किया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि कण का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि कण का मास क्या है, ये चीज़ आपको बताना है। भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो सर हाफ mv² फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 125 इक्वल टू हाफ m, तो आपको निकालना ही है। सर वेग कितना है, तो 5 × 5, वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर करना है तो 5 × 5 मैंने लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 125 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25m/2। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कहेंगे सर 250 इक्वल टू 25m हो जाएगा। ये 125 गुना 2 हो जाएगा तो कितना होगा, 250 ना होगा, तो 250 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25m। m क्या है, मीटर ना समझिएगा, मास समझिएगा, द्रव्यमान। तो आप कह सकते सर m इक्वल टू क्या हो जाएगा 250/25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सर कण का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 10 kg होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में दर्शाने के लिए उसे डैश लिखेंगे। बड़ा ही आसान सा सवाल है, आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है। जब भी आपके क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए बोला जाए, जब भी आपके क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए बोला जाए, तो जितना किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है उसको आप 5/18 से गुना कर देंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में दर्शाने के लिए उसे डैश लिखेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि सर 72 किलोमीटर है, इसको हमको मीटर पर सेकेंड में करना है, तो अभी तक बताएं 5/18 से गुना करना है। तो लीजिए 18 चौका 72 हो गया, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तब आप क्या करेंगे, तब आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। कोई कंफ्यूज नहीं होना है, एक रे जस्ट उल्टा कर देना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 से गुना कर देंगे, बदल जाएगा, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ पाए होंगे। साथ ही साथ उम्मीद ये भी करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको भी आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए या इस टाइप के प्रश्नों में संख्या को इधर उधर करके भी आपके पास दे दिया जाए तो आप उसका सॉल्यूशन आसानी से कर लेंगे। और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप उसको सबसे पहले देखें। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।